नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। चलिए, कुछ टेक्निकल दिक्कत आ गया था, देखिए जिसके कारण थोड़ा लेट हो गया। बस स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते, ठीक है। अब स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टी से। मैंने आपको बताया था डेली मैं कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज कराऊंगा पहले, और उसके बाद क्वेश्चन हम लेंगे, ठीक है। काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब देखिए, पीडीएफ आपको मिल रही है डेली क्लास की, पर जो प्रॉपर्टीज वाली पीडीएफ है ना, वो मैं आपको एक साथ दूंगा, ठीक है। ये जो क्लास में मैं करा रहा हूं, ये सारी प्रॉपर्टी की पीडीएफ आपको अलग से मिल जाएगी, बिल्कुल मिलेगी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज पहली प्रॉपर्टी के साथ। पहली प्रॉपर्टी है आपके सामने ये, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, एक त्रिभुज आपके सामने है, ट्राइंगल है, और ये साइड दे रखे हैं, और आपसे पूछा जाएगा इन ट्राइंगल के एरिया का अनुपात बताइए क्या होगा। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। अब ये अगर ट्राइंगल है, इसके अंदर एक और है, देखिए इसके अंदर ना क्वेश्चन काफी अलग अलग तरीके से बनते हैं। इस पैटर्न के अंदर बहुत क्वेश्चन आपको मिलेंगे। कईयों में ये लाइन टेढ़ी मिलेगी, कईयों में ये लाइन आपको सीधी मिलेगी। अगर सीधी मिलेगी यानी पैरेलल लाइन होगी, समांतर रेखा। और पैरेलल लाइन अगर होगी तो ध्यान से देखिएगा, अगर ये पैरेलल लाइन होगी तो ये क्वेश्चन बनता है आपका सिमिलरिटी पे, समरूपता, ठीक है। पर ये जरूरी नहीं है लाइन पैरेलल हो, ये ऐसे भी हो सकती है। अगर ये ऐसे होती है तो ये इस पैटर्न पे रहेगी। अब ध्यान से अगर आप एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला रिकॉल करें, मैंने आपको बताया था किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, हाफ बेस इनटू हाइट। पहली चीज मेरे दिमाग में ये है, ध्यान से देखिएगा। सब चीजों को ना कोरिलेट करना बहुत जरूरी है। ज्योमेट्री अगर आप इस तरीके से पढ़ें तो डेफिनेट है कि चीजें आपको लॉन्ग टर्म में याद रहने वाली है। अब मैं ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला देखता हूँ, हाफ बेस इनटू हाइट, ये मुझे पता है। मुझे हीरोस फॉर्मूला पता है, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये मेरे को पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला। साथ के साथ मेरे को एरिया ऑफ ट्राइंगल का क्या फॉर्मूला पता है, मुझे ये पता है, हाफ इंटू, अगर ये अल्फा है, ये एक्स है, ये वाई है, एक्स इंटू वाई साइन अल्फा। यानी जिन दो भुजाओं के बीच का कोण दे रखा है उसे गुणा करो और साइन अल्फा लगा दो तो एरिया आ जाता है, ठीक है। ये चीज मुझे पता है। अब मैं प्रॉपर्टी पे आता हूं, ध्यान से देखिएगा। अब मैंने आपको बताया कि भाई क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकता है। इन तीन पे तो क्वेश्चन बन ही सकता है, ठीक है। कहां गया, ये रहा। इन तीन पे तो बन ही सकता है। अब कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, इसी में एक पैरेलल लाइन दे देता है, तो एरिया पे क्वेश्चन पूछ लेता है। अगर पैरेलल लाइन है, ध्यान रखिएगा हमेशा, मैक्सिमम केस के अंदर अगर ये समांतर रेखा है तो क्वेश्चन है सिमिलरिटी पे, ठीक है। पर ये जरूरी नहीं है कि ये पैरेलल लाइनों, हो सकता है वो इसे टेढ़ी लाइन दे दे, इस तरीके से दे दे, ठीक है। अगर इस तरीके से देगा तो एक एंगल कॉमन होगा, छोटे में और बड़े में एक एंगल कॉमन होगा। जैसे कि मैं अगर यहां देखता हूं, यहां पर मुझे क्या नजर आ रहा है, यहां पर मुझे ये वाला एंगल कॉमन नजर आ रहा है, इस वाले त्रिभुज में भी और इस वाले त्रिभुज में भी। अब आपको एक बात पता है, देखिए आप ना पूरा पूरा नहीं लिखेंगे, यहां पर देखिए मैंने पूरा पूरा लिख के समझा रखा है, वो इसलिए कई बच्चों को लिखने की आदत होती है, पूरा नहीं लिखना यार। आप ध्यान से देखिए, अगर मैं इस पे आता हूं, मैंने आपको क्या बताया, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू हाफ एक्स वाई साइन अल्फा, ठीक है। अब जो साइन अल्फा है वो कांस्टेंट है, ठीक है। उसके अंदर वो जो क्वेश्चन है, मैंने अब जो प्रॉपर्टी में डिस्कस कर रहा हूं, हाफ जो है वो भी कांस्टेंट है। तो आपको क्या देखना है, जब दो चीजें कांस्टेंट है, एरिया ऑफ ट्रायंगल किस पे डिपेंड करेगा, एक्स वाई पे, यानी भुजाओं के प्रोडक्ट पे। अब मैं वापस आता हूं, अब मैं क्या करता इसे, देखिए मैं क्या करता, मैं ये लिखता कि भाई छोटे वाला ट्रायंगल और बड़े वाला ट्रायंगल, अगर इनका एरिया का अनुपात निकालना है मेरे को, तो इसकी भुजा क्या हो गई, एक्सएल हो गई, बड़े वाले की भुजा क्या हो गई, एक्स प्लस वाई, और ये क्या हो गई, एल प्लस एम। तो मैं इसे इस तरीके से लिखता और इसी तरीके से मैं इसे याद रखता, ठीक है। मैं इसे ऐसे नहीं लिखता, ऐसा नहीं है कि मैं आगे जब क्वेश्चन कराऊंगा आप हाफ इंटू ये इंटू साइन ए कर रहे हैं, फिर हाफ से हाफ काट रहे हैं, साइन ए से साइन ए काट रहे हैं, फिर आंसर कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है, जल्दी से एमजी टाइप करिए। ठीक है,
चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। अब घबराना नहीं है इन चीजों से बिल्कुल भी। अब आगे आ गया ये। अब एक क्वेश्चन बन जाता है इस पे। अब इसका भी मैं अगर आपको बताऊं, बहुत ध्यान से समझिएगा, प्रॉपर्टी अपने आप समझ आ जाएगी। अगर कोई ट्रायंगल है ये, आपने फॉर्मूला पढ़ा एरिया इक्वल टू हाफ बेस इनटू हाइट, ठीक है, हाफ बेस इनटू हाइट, आपने ये पढ़ा, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, आपने फॉर्मूला पढ़ा एरिया इक्वल टू हाफ बेस इनटू हाइट। अगर मैं इसे अलग से ले लेता हूं, ध्यान से देखिएगा, लॉजिकली समझिए, जरूरी नहीं है कि हर चीज किताब में दी जाए, ठीक है, लॉजिकली समझिए। अब यहां जितने भी ट्रायंगल मैंने बनाए, इन सब की ना सेम हाइट है ये, ठीक है। आप कहेंगे सर ये वाला ट्रायंगल की हाइट ये कैसे हो सकती है? मैं कहूंगा भाई देखिए, हाइट होती क्या है? हाइट ये होती है कि अगर ये एक ट्रायंगल है, ये बेस लाइन है, ये इसकी अपर लाइन है, इन दो पैरेलल लाइन के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो हाइट होती है, इसे आप हाइट कहते हैं, ठीक है। तो अगर ये ट्रायंगल ऐसा बना हो या इन दो पैरेलल लाइन के बीच, और मैं जितने मर्जी ट्रायंगल बना दूं, सबकी हाइट क्या रहेगी? सेम रहेगी। मैं जितने मर्जी ट्रायंगल बना सकता हूं दो पैरेलल लाइंस के बीच में, सबकी हाइट क्या रहेगी? सेम रहेगी, बेस अलग रहेगा। इस केस के अंदर आपको क्या दिख रहा है? हाइट सेम दिख रही है, बेस अलग दिख रहा है, बेस डिफरेंट, ठीक है। और अगर मैं इस फिगर की बात करूं तो देखिए इसमें मेरे को बेस सेम दिख रहा है, हाइट जो है वो अलग अलग है, ठीक है, हाइट अलग अलग है। तो इस केस के अंदर क्या है? बेस सेम है, हाइट डिफरेंट है, ठीक है। तो इसके अंदर जो एरिया होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? सीधा बेस पे डिपेंड करेगा। इसके अंदर जो एरिया होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? सीधा हाइट पे डिपेंड करेगा, क्योंकि बेस सबकी सेम है। यानी जिसकी हाइट ज्यादा उसका एरिया ज्यादा, जिसकी बेस बड़ी वो ट्रायंगल बड़ा, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक से मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया, मैंने इसमें ABCD कुछ भी नहीं लिखा। कितने लोगों को मेरी बात क्लियर है? पहले जल्दी से MG टाइप करिए, फिर मैं वापस जाता हूं उस पर जल्दी से। भाई प्रॉपर्टी वाली PDF आपको अलग मिलेगी जैसे ट्रिगो में मिली थी, ठीक है, घबराइए मत। PDF के लिए आप ही के लिए मेरे को बचा के क्या करना है यहाँ पर, है ना? पूरी हो जाएगी तो दे देंगे आपको, ठीक। अब मैं वापस आता हूं, ध्यान से देखिएगा। अब ये प्रॉपर्टी है मेरी। अब देखिए प्रॉपर्टी समझना बहुत आसान है अगर लॉजिक मेरे पास है। मेरे को क्या दे रखा है कि भाई एक ट्रायंगल के अंदर बहुत सारे ट्रायंगल बना दिए। अब मैं सबका एरिया का अगर अनुपात निकालूं, इसका 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 इसका, तो मुझे पता है हाइट सेम है, तो बेस का जो रेशियो होगा इसका 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 इसका, तो जो एरिया होगा वो बेस के अनुपात में होगा। यहां पर क्या लिखा है? ABD ADE AEF AFG AGC, इनका अनुपात क्या होगा? BD DE EF FG GC, BD DE EF FG GC। तो ये प्रॉपर्टी बन गई। अब क्या ये हमें याद रखने की जरूरत पड़ेगी? अगर मैं कॉन्सेप्ट समझ गया हूं तो कितने लोग मानते हैं कि इसे याद रखने की जरूरत, याद करने की जरूरत पड़ेगी? अब मेरे ख्याल से आपके दिमाग में क्लियर बैठ गई होगी कि आपको याद करने की जरूरत नहीं है, लॉजिक पता है आपको। MG टाइप करिए अगर बात समझ आ गई तो। मानते हैं तो अगर ये बात कि याद करने की जरूरत नहीं है इसे अब। चलिए बहुत बढ़िया। एक सेकंड हो जाइए। चलिए बहुत बढ़िया, है ना? आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आता हूं, मैंने आपसे बोला
एक सेकंड रुक जाइए। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर मैं देखता हूं, अब देखिए एक चीज देखें यहां पर। अब ऐसा नहीं है ना कि हम इतना ही सीमित रखें, ठीक है। अगर हम थोड़ा और सोचते हैं, जैसे ये था, ठीक है। अब आपको एरिया को लेके कितने वेरिएबल हो गए? एरिया इक्वल टू बेस इंटू हाइट अपॉन 2। 2 तो कांस्टेंट होता है, ए बी और एच 3 वेरिएबल हो गए, ठीक है। अब 3 वेरिएबल हैं, प्रोडक्ट में है, रिलेशन आपको पता होना चाहिए। बी कांस्टेंट हो गया अगर, तो एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच, ठीक है। एच कांस्टेंट हो गया अगर, तो एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेस। और अगर एरिया कांस्टेंट हो गया, मान लेते हैं कोई कहता है कि इन त्रिभुजों का एरिया कांस्टेंट है, तो एच जो है बी पे उल्टा निर्भर करेगा। जिसकी आधार बड़ी उसकी हाइट छोटी, तब जाके एरिया सेम होगा। अब मैं आगे आता हूं, आगे आते हैं एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, जो अपने आप में एक बहुत बढ़िया थ्योरम, यानी जिसका एप्लीकेशन काफी जगह आपको मिलेगा। अब ये दो तरीके से है। एक त्रिभुज है ए बी सी, इसके अंदर एंगल बाइसेक्टर बनाया आपने। एंगल बाइसेक्टर यानी कोण समद्विभाजक, यानी कोण को जो बराबर भाग में बांटेगा, ठीक है, वो हो गया ये। अब देखिए मैंने कैसे याद रखा हुआ है, मैंने इस तरीके से याद रखा हुआ है कि ये अपॉन ये अपॉन ये के बराबर होगा, खत्म, ठीक है। मैंने ABCD याद नहीं करा, आपको भी ABCD याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। परंतु ऐसा भी हो सकता है कि ये जो एंगल बाइसेक्टर आपने अंदर बनाया था, जरूरी नहीं है ये अंदर बने, हो सकता है ये बाहर बने, ये, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। फिर उस केस में क्या होगा, ध्यान से देखिए, फिर उस केस में क्या होगा, सभी को देखना है। तो उस केस में भी देखिए नेम यही रहता है। अगर मैं बोलूं ये x है, ये y है, ठीक है, ये पूरा z है और ये t है, इतना, तो x अपॉन y बराबर हो गया z अपॉन t के। यानी ये अपॉन ये का अनुपात निकलेगा। पहले ये लाइन अंदर बनती थी तो ये वाला पॉइंट अंदर आता था, तो z अंदर बनता था, ठीक है, बाकी बचा हुआ t हो जाता था। देखिए अगर ये x है, ये y है, ये लाइन अंदर आई तो ये z यहां बना, बाकी बचा हुआ t हो गया, ठीक है। पर जब ये लाइन बाहर चली गई, ठीक है, तो ये z यहां पर बना, तो रहेगा तो z अपॉन टी ही, x अपॉन वाई z अपॉन टी, प्रॉपर्टी यही रहेगी, ठीक है। यानी जो अनुपात इसका होगा वही अनुपात इन दोनों का होगा। ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम होगा। ये बाह्य अगर कोण है, बाह्य कोण समद्विभाजक है, ये आंतरिक है, यानी इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, आगे आता हूं मैं इस प्रॉपर्टी पे, ध्यान से देखिएगा। देखिए मैंने बताया आपको, भाई ध्यान रखो इस तरीके से। अगर कोई त्रिभुज है, आंतरिक कोण विभाजक यहां बनेगा और बाह्य कोण विभाजक यहां बनेगा, ठीक है। ये अगर x है, ये y है, जहां पर बाइसेक्टर टच करता है वो z है, जो बचा हुआ हो गया t हो गया। अगर ये दो साइड है x और y, ये एंगल बाइसेक्टर है, क्योंकि ये भी एंगल बाइसेक्टर था, जहां एंगल बाइसेक्टर टच करता है वो z हो गया, ठीक है। z का मतलब है पूरा z, ये लेंथ z हो गई, ठीक है, और बाकी बची हुई t हो गई। यानी इस बाइसेक्टर का इस साइड के साथ, इस बाइसेक्टर का इस साइड के साथ t हो गया, रिलेशन सेम ही रहेगा, x अपॉन वाई बराबर होगा z अपॉन टी के, रिलेशन यही रहेगा, ठीक है। इसे इस तरीके से आपको याद रखना है, बिल्कुल लाइव क्लास है भाई। नेक्स्ट है आपके सामने ये, अगर देखिए एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो सभी को ध्यान रखनी है, याद करने का कुछ तरीका मैं आपको जरूर बता सकता हूं यहां पर, वो कैसे, आइए देख लेते हैं। मैंने आपसे बोला एक राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोणीय त्रिभुज, ठीक है, जिसमें BX CY माध्यिका है,
ठीक है, और AD भी माध्यिका है, तो इसके अंदर BC स्क्वायर प्लस XY स्क्वायर, XY क्या हो गया, ये हो गया। ठीक है, मैंने ये कैसे ध्यान रखा था, देखिए मैं आपको अपना बताया था मैं कैसे ध्यान रखता हूं इसको। कई कई जगह देखिए ऐसे ही जुगाड़ बिठाने पड़ते हैं आपको और उसी हिसाब से ध्यान रखा जाता है। मैंने इस तरीके से ध्यान रखा था कि ये बाहर वाली और ये अंदर वाली, ठीक है, बाहर वाली प्लस अंदर वाली, इसका स्क्वायर बीच वाली दो के स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, मिडल 1 का स्क्वायर प्लस मिडल 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया, मैंने इस तरीके से याद रखा हुआ है इसे कि बाहर वाली का स्क्वायर और अंदर वाली का स्क्वायर बराबर होगा बीच वाली दो के स्क्वायर के बराबर। जो प्रॉपर्टी है आपकी ये कि BC स्क्वायर प्लस XY स्क्वायर इक्वल्स टू, ये आपके सामने आ गया। ठीक है, अब एक चीज और देखिएगा, यहीं पर ही एक चीज और देखनी है आप सभी को। अगर मेरे पास ये प्रॉपर्टी है, अब क्योंकि ये क्या है, ये मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रही है। ठीक है, XY क्या होगी, AD के बराबर होगी पहली बात तो, दूसरी बात BC से आधी होगी, क्योंकि AD जो होगी माध्यिका, मैंने कल बताया था ना आपको समकोणीय त्रिभुज है, अगर आप माध्यिका बनाएंगे तो ये 3 बराबर होती हैं, AD BC बाई 2 के बराबर है। ठीक है, तो AD जो हो गया ये, XY हो गया ये, तो ये दोनों बराबर हो गए, यानी XY की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, XY की जगह मैं लिख सकता हूँ BC बाई 2। तो मैंने क्या करा, BC स्क्वायर प्लस BC बाई 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये कितना आ गया, 2 दूनी 4 और 1 5, 5 BC स्क्वायर बटा 4 किसके बराबर आ गया, BX स्क्वायर प्लस CY स्क्वायर। आपने 4 इधर ले आए तो ये प्रॉपर्टी बन गई, 5 BC स्क्वायर इक्वल्स टू 4 टाइम BX स्क्वायर प्लस CY स्क्वायर। मेरा कहने का मतलब ये है, आपको वैल्यू याद रखनी है केवल ये वाली जो यहां पर मैंने बताई है, उसी से ये अपने आप आ जाएगी। ठीक है, आगे जाते जाते इतने सारे क्वेश्चन कर लेंगे, ये चीजें तो बहुत बच्चों वाली लगेगी आपको। उसके बाद अगर मैं देखता हूं, मैं इसी में BC को अगर देखता हूं, BC किसके बराबर है, 2XY के। अगर BC की जगह मैं 2XY पुट कर देता हूं तो कितना हो गया, 4XY स्क्वायर इंटू 5, तो 20XY स्क्वायर आ जाएगा। तो यानी ये प्रॉपर्टी वैलिड हो गई आपकी, 20XY स्क्वायर इक्वल टू 5 BC स्क्वायर इक्वल टू ये, तो ये आपकी प्रॉपर्टी बन गई। साथ के साथ अगर मैं आपसे बोलूं, अगर मैं BC की जगह वैल्यू डाल दूं 2AD, ठीक है, ध्यान से देखिए, अगर ये वैल्यू लिखिए आपकी 5 BC स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम BX स्क्वायर प्लस CY स्क्वायर, अगर मैं BC की जगह वैल्यू डाल दूं क्या, 2AD, तो ये कितना हो जाएगा, 5 इंटू 4 AD स्क्वायर बराबर हो गया 4 टाइम BX स्क्वायर प्लस CY स्क्वायर। ठीक है, 4 से 4 कटा तो क्या आ गया, ये आ गया 5 AD स्क्वायर बराबर हो गया BX स्क्वायर प्लस CY स्क्वायर के, ये आ गया। यानी कहने का मतलब ये है, मैं इस प्रॉपर्टी के अंदर क्या करता हूं, ध्यान से देखिएगा। अब मैं ये ध्यान रखता हूं, ध्यान से देखिए, प्रॉपर्टी बन गई ये। देखिए याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई याद किस तरीके से आप रखना है। अगर मैं देखता हूं ध्यान से, इसे मैं सबसे बड़ी साइड ले लेता हूं लार्ज, इसे ले लेता हूं स्मॉल, इसे लेता हूं M1, इसे लेता हूं M2, तो मेरे को क्या पता है, मुझे ये पता है L स्क्वायर प्लस S स्क्वायर बराबर होगा M1 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर के। ठीक है, पहली चीज मुझे ये पता है। अब मैं आगे बढ़ता हूं, मैं आपसे कहता हूं कि भाई ये M3 है। ठीक है, अब मुझे ये बात पता है कि जो M3 है वो किसके बराबर होता है, वो S के बराबर होगा, शॉर्टेस्ट वाली के। ठीक है, क्यों होगा ये मैं आगे बताऊंगा, जब मैं पैरेलल लाइंस बताऊंगा, जब मैं सिमिलरिटी बताऊंगा आपको। ठीक है, M3 बराबर होता है S के और ये बराबर होता है किसके, L/2 के, बिल्कुल होता है। अब मैं क्या करता हूं, S की जगह L/2 रख देता हूं, L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर बाय 4 बराबर हो गया M1 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर। ABCD से मतलब नहीं है मेरे को, तो 5L स्क्वायर बाय 4 बराबर आ गया किसके, M1 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर के, और इसी से मैं लिख सकता हूं 5L स्क्वायर बराबर हो गया 4 टाइम M1 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर। ठीक है, तो ये आगे प्रॉपर्टी मेरी जो पीछे लिखी हुई थी। मुझे पता है सबसे बड़ी भुजा का वर्ग है, पहला मीडियन, ये दूसरा मीडियन, ये आ गया। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, मुझे पता है L को मैं कैसे लिख सकता हूं, 2 टाइम M3 लिख सकता हूं, ऐसे भी लिख सकता हूं। तो 2 टाइम अगर M3 लिखूंगा तो 20 टाइम M3 का स्क्वायर
बराबर आ जाएगा m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर के। इस तरीके से मेरे को याद रखना आसान है, ये चीज मेरे को ध्यान रह सकती है। ABCDEFGH मेरे को ध्यान नहीं रहेंगे पेपर के अंदर, तो बेटर है कि आप इसे इसी तरीके से याद रखें। एक प्रॉपर्टी है, उसके साथ सबका को रिलेशन है, उस पे बेस आपकी पूरी प्रॉपर्टी है। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से MG टाइप करिए, जल्दी से। बाइसेक्टर नहीं है, M3 मीडियन नहीं है भाई, तीसरी माध्यिका है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आते हैं आगे, ठीक है। देखिए मेन बात क्या है, अभी ना आप इसे ध्यान नहीं रखें कि आपने ऐसा कुछ पढ़ा है, ठीक है। आप ये ध्यान रखें कि आपने ऐसा कुछ पढ़ा है। अभी हम क्वेश्चन में जब करेंगे ना, बहुत आराम से क्लियर हो जाएगा, और ये मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं। अभी मैं ज्यादा इसके अंदर डेप्थ में नहीं जा रहा, ठीक है। जब क्वेश्चन आएंगे लगातार, तब मैं आपको लगातार बताता रहूंगा, भाई इसे ऐसे याद करो, ऐसे याद करो, ऐसे याद करो। याद करने का तरीका भी बता रहा हूं मैं यहाँ पर। देखिए, मुझे ये बताने की जरूरत नहीं थी, मैंने जब ये बता दिया था तो, ठीक है। पर ये सब किस में था? ABBCCD XY, ये इसमें था। ये पेपर में थोड़ी ध्यान रहेगा कि मैंने कहाँ X लिया था, मैंने कहाँ B लिया था, कहाँ C लिया था, कहाँ D लिया था। पेपर में ध्यान नहीं रहने वाला है, ये 200% नहीं रहने वाला है। आप में से काफी सारे बच्चे गलती करके बैठे, AD = BC/2 था, BC = M1/2 था। ये सब चीजें ये पेपर में याद ही नहीं रहेंगे, आपको ये नहीं पता लगेगा आपने राइट एंगल ट्राइंगल। देखिए ध्यान से, दिक्कत कहाँ आती है मैं बता देता हूँ आपको। अब हुआ क्या, आपने नेम के हिसाब से, ये कहीं लिखा थोड़ी होगा बुकों में कि आपको ऐसे नहीं करना। घर पे ABC ट्रायंगल बन गया, ये जब मॉक टेस्ट लेने गए तो ABC ट्रायंगल बन गया ये, ठीक है। जब पेपर में पहुंचे तो ABC ट्रायंगल बन गया ये, ठीक है तो ABC ट्रायंगल, और तीनों राइट ट्रायंगल है। क्या आप ये भी याद रखेंगे कि A कहां पर है, B कहां पर है, C कहां पर है? ये याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है ये, किसी त्रिभुज में, ये फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है, फिक्स पैटर्न का। किसी त्रिभुज में अगर दो माध्यिका बनाई है, वो लंब है, ठीक है, परपेंडिकुलर पे काटते हैं तो 5BC² बराबर होता है AB² + AC²। यानी सबसे, अगर आपको इसको याद रखना है, देखिए मैं याद रखने का तरीका भी बता रहा हूं बार बार। सबसे पहले मैं ये देखता हूं रिलेशन किसके बीच में, तीन साइड के बीच में। तो मुझे एक बात पता लगती है कि भाई अगर ये दो माध्यिकाएं परपेंडिकुलर है, तो ये पहली भुजा हो गई, ये दूसरी भुजा जिसपे माध्यिका टच हो रही है, ये तीसरी भुजा है। तो पहली का स्क्वायर प्लस दूसरी का स्क्वायर बराबर होगा किसके? 5 टाइम होगा तीसरी के स्क्वायर के, ठीक है। मैं आपकी जगह होता तो मैं ज्योमेट्री को पूरा इस तरीके से पढ़ता हूं। मैं ज्योमेट्री को ऐसे नहीं पढ़ता कभी भी, ABBCCDE ऐसे इसके हिसाब से नहीं पढ़ता, क्योंकि अगर मैं इसके हिसाब से पढ़ने लग गया तो मेरे को पेपर में ध्यान ही नहीं रहेगा। आप प्रॉपर्टी को बहुत बड़ी चीज लेंगे, आपको लगेगा प्रॉपर्टी बहुत बड़ी चीज है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से MG टाइप करिए, जल्दी से। ये भी एक फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है। पहले ना दिमाग में कुछ कुछ बीज डालने जरूरी हैं, ठीक है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, बीज से रूट निकलेगी, रूट से पौधा निकलेगा, पौधे से फिर धीरे धीरे करके फल तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। पर ये बीज डाल रहा हूं अभी मैं स्टार्टिंग में, फिर क्वेश्चन पे आएंगे, फिर अगली क्लास में और बीज डालूंगा। आप देखिए 30 के करीब क्लास होंगी इसकी, कम से कम लगभग 500 के करीब क्वेश्चन होंगे। अगर 500 क्वेश्चन करने के बाद आप ये ना बोल जाए कि सर अब जो पहली दूसरी तीसरी क्लास में पढ़ा था ना, हमें तो कुछ लगता ही नहीं है, वो तो ऐसा है कि हम सो के उठ के भी बता सकते हैं कभी भी, ये डेफिनेट होगा ऐसा, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। कल क्लास है भाई, कल क्लास होगी बिल्कुल, मैं बताऊंगा किस टाइम होगी। पहले प्रॉपर्टी देख लेते हैं। अगर PT परपेंडिकुलर है और ये एंगल बाइसेक्टर है PS,
ठीक है, तो एक ये वाले एंगल पे क्वेश्चन बन जाता है टीपीएस पे, ठीक है, ये वाला एंगल, तो हाफ एंगल क्यू माइनस हाफ एंगल आर, ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, ध्यान नहीं रखनी है, देखिए ध्यान नहीं रख सकते हैं, आगे हम क्वेश्चन पे जाएंगे तो और क्लियर हो जाएगा। आगे है ये, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ध्यान से देखिएगा, तो ध्यान रखें कि ये वाला एंगल ये परपेंडिकुलर बन रहा है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होता है, ठीक है, यानी अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये परपेंडिकुलर मैंने डाला, तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, हमेशा ध्यान रखिए, हमेशा, ठीक है, यूनिवर्सल प्रॉपर्टी है। ऐसे मैं आगे आता हूं, ओ कोई बिंदु है इसके अंदर, ठीक है, अब इसको ना मैं इस तरीके से याद कराऊंगा, देखिए इसको मैं इस तरीके से याद कराऊंगा, ध्यान से देखिएगा, मैं आपसे ये बोलता हूं कि अगर कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है, तीन परपेंडिकुलर अगर आप डालते हैं किसी भी पॉइंट से, तो इन तीन परपेंडिकुलर की जो हाइट होगी उसका सम इस त्रिभुज की हाइट के बराबर होगा। त्रिभुज की हाइट क्या होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल की? √3/2a। तो ये मेरा प्रॉपर्टी बन गई इसके साथ, जिसपे फिक्स पैटर्न का एक क्वेश्चन आपका आता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे मैंने आपके सामने रखा ये, अगर ADBECF माध्यिकाएं हैं और G क्या हो गया? केंद्रक हो गया। माध्यिका का काटती है केंद्रक पे। अभी चाहे क्लियर हो ना हो, पर आगे जाके ये बहुत ज्यादा खुलने वाला है, डिटेल में जाने वाले हैं हम, ठीक है। तो अभी तो ऐसे ध्यान रखिए, अगर कई बच्चों को पता भी होगा, मैक्सिमम बच्चों को पता ही होगा वैसे। अब एक चीज देखिए, BG + GC, किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजाओं से बड़ा होता है। पहली प्रॉपर्टी ये, दूसरी ये, तीसरी ये, तीनों साइड में लगा दी हमने कि ट्रायंगल की दो साइड का योग तीसरी भुजा से बड़ा होगा, दो साइड का अंतर तीसरी साइड से छोटा होगा, ठीक है। अब आगे देखिए, अगर मैं इन्हें ऐड कर देता हूं तो ये मिलता है मेरे को, बिल्कुल मिलता है, ठीक है। अब AG और GD के बीच में अनुपात क्या होता है? 2:1 होता है, ये हमें पता है। केंद्रक ऐसे काटता है, तो मैंने AG की जगह क्या लिख दिया? 2/3 AD। तो ये पूरा बन गया इस तरीके से, तो 4/3 यहां पर आ गया। तो यहां से प्रॉपर्टी जो निकल के आई है वो क्या है, ये आपको ध्यान रखनी है कि माध्यिका का योग जो है, अगर उसे 4/3 से गुणा कर दें तो वो भुजाओं के योग से बड़ा होगा, ठीक है। प्रॉपर्टी ये ध्यान रखनी है, आई कहां से है? वो यहां से आई है, पर ये ध्यान रखनी है, इस पे बेस क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे है ये आपके सामने जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इस पे एक फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। अगर ये त्रिभुज है, ये मिड पॉइंट है और ये माध्यिका है, ठीक है, ध्यान से देखिए, ये मिड पॉइंट है, तो AE जो होगा वो AC का 1/3 होगा, यानी अगर ये 1 होगा तो ये 3 होगा, ये 2 हो जाएगा, ठीक है। अगर किसी भी त्रिभुज में आप ये माध्यिका बनाते हैं, माध्यिका क्या होती है? जो दो बराबर हिस्सों में बांटती है। अगर यहां से कोई लाइन बनाई आपने जो मिड पॉइंट पे काट रही है, तो ये 1 यूनिट होगी, ये 2 यूनिट होगी, ये मेरे को याद रखना है, ये ध्यान रखना है, ये ध्यान नहीं रखना। ये देखिए यहां पर इसके साथ ये है, ठीक है, पर आपको ये ध्यान रखना है, माध्यिका है, मध्य बिंदु है 1, 2 और ये कई बार क्वेश्चन ये बनता है 1, 2 और कई बार ये बनता है ये 1 तो ये 3, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे अगर आप ध्यान से देखें, एक त्रिभुज है आपके पास, ये मध्य बिंदु हो गई, ये क्या है? माध्यिकाएं हैं, ठीक है, AGBGCG, ठीक है। DEF क्या है? मिड पॉइंट है, तो AS/SG, BP/PG, CR/RG 3:1 होगा। साथ के साथ एक प्रॉपर्टी और है कि भाई ये जो ट्रायंगल है, अगर ये मिड पॉइंट वाला ट्रायंगल है, मिड पॉइंट वाला जो ट्रायंगल है, इसका अनुपात पूरे ट्रायंगल के साथ 1/4 होगा, ये एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये हम बाद में देखेंगे, ठीक है। अब मैं उस पर आ जाता हूं
क्वेश्चंस पे। देखिए कई बच्चे ये सोचते हैं कि बिना प्रॉपर्टी के चीज हो जाए, ठीक है, पर बिना प्रॉपर्टी के चीज नहीं हो सकती भाई। बिना प्रॉपर्टी के आप ज्योमेट्री नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। अब मेन बात पता क्या रहती है, इतनी सारी प्रॉपर्टी हम याद कैसे रखेंगे, क्या सोचा है हमने, ठीक है। देखिए याद ना रिपीटेड प्रैक्टिस से रहेगी। पहली बात, कई चीजें ऐसी होती हैं जिनमें याद करने का तरीका इस्तेमाल होता है। जैसे मैं बार बार ना हर प्रॉपर्टी में एक तरीका बता रहा हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि यार ए बी सी डी करके आप रखोगे, फिर ये वैल्यू यहाँ ये वैल्यू यहाँ, तो नहीं याद रहेगी, ठीक है। ये ध्यान रखिए पिक्चराइजेशन की, इस वाली भुजा का स्क्वायर, अब एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है, मुझे कैसे ध्यान है, अब मैं दिमाग में विजुअलाइज कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ आप भी करें कि भाई ये त्रिभुज बन गया, ये कोण संद्विभाजक बन गया, तो इन जो भुजाओं का जो अनुपात होगा ना वो नीचे वाले का भी अनुपात होगा, खत्म। मैंने इस तरीके से ध्यान रखा हुआ है, ठीक है। और वही तो है वो, उसका मतलब क्या, उसका मतलब भी यही है। तो आपको ये दिमाग में विजुलाइज करनी पड़ेगी। अगर मैं क्वेश्चन पे आता हूं, अब क्वेश्चन देखेंगे। आइए अब क्वेश्चन देखते हैं ध्यान से। भाई अभी तो कुछ भी शुरुआत भी नहीं हुई है, मैंने आपसे क्या बोला है, इससे बाहर कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है, इससे बाहर आपको कुछ नहीं मिलेगा, मैंने लिख दिया यहां पर, ठीक है। और ये करना भी मुश्किल नहीं है, सबसे बड़ी बात बताऊं, करना मुश्किल नहीं है। अब स्टार्टिंग में अब इतनी सारी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, बच्चा घबराता ही है कि यार इतनी सारी प्रॉपर्टीज है, ध्यान रखनी पड़ेगी। आप बस मेरे पे विश्वास रखिए ना, मैं आगे जाते 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 आपको ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीजें ऐसे ही लर्न करा दूंगा, आपको पता भी नहीं लगेगा, ठीक है। आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपने स्पेशली याद किया उसे या नहीं। बस तरीका वही रखिएगा जो मैं बता रहा हूँ, ABCD नहीं, तरीका वही जो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन आज का। पहला क्वेश्चन है आपके सामने ये, पहला क्वेश्चन ये है, एक सेकंड हो जाइए। रुक जाइए, पहला क्वेश्चन ये नहीं है, दूसरी PDF खुल गई लग रहा है। इसमें होगा, ये हमने कर लिए थे, ठीक है। ये क्वेश्चन कर लिया था, ये है पहला क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका ये है, ध्यान से देखिए। अगर मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, वेरीफाई कर लेता हूँ। देखिए सारे क्वेश्चन ना मैं वैसे ही करा रहा हूँ जो आपको एग्जाम में मिलेंगे, हवाबाजी का कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है। अगर आप सोचे मैं आसान आसान क्वेश्चन करा दूं, मैं खाली आसान क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, बिल्कुल भी नहीं कराऊंगा, ठीक है। रेलिवेंट वो पढ़ाऊंगा जो आपको एग्जाम में मिलेगा, जो आपके सिलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फालतू की बिल्कुल भी कोई चीज नहीं। अब ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, B90 है, ABC, ठीक है। M मिड पॉइंट है इसका, BM की वैल्यू कितनी है, √117। ये √117 है तो ये भी √117 होगा, ये भी √117 होगा ना। अब यही प्रॉपर्टी इतनी बार इस्तेमाल हो जाएगी, आप भूल भी नहीं पाएंगे चाह के भी। भाई ये राइट एंगल ट्राइंगल है, माध्यिका है, तो जो ये होता है वो ये होता है, वो ये होता है। अब उसने बोला AB + AC 30 है। अब मैं आपसे बोलता हूं AB + AC 30 है, ठीक है। अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो AB² + AC² + 2ABAC बराबर होगा किसके, 900 के, बिल्कुल होगा। और AB² + BC² किसके बराबर होगा, AB² + BC², BC है, ठीक है।
किसके बराबर होगा? AC स्क्वायर के। अगर AC स्क्वायर की अगर बात करें आप, कितना आ गया? 2√117 यानी 4 इंटू 117 468। तो 2AB BC की वैल्यू कितनी आ गई? 900 माइनस 468। ठीक है, ये आ गई, यानी इसको मैं बोल सकता हूं कितना? 432। मेरे को किसकी वैल्यू निकालनी है? हाफ AB BC। तो मैं वैल्यू निकालता हूं हाफ AB इंटू BC की, वो कितनी आ जाएगी? डिवाइड बाय 4, क्योंकि 2 से आधे पे आना है, तो डिवाइड बाय 4 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 108 हो जाएगा। 108 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से MG टाइप करिए। ठीक है, जल्दी से। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, M AC का मध्य बिंदु है, BC का नहीं, AC का। ठीक है, बिल्कुल। अब ध्यान से मेरी बात समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से एक और बात समझिएगा। जब आप एग्जाम में जाएंगे, इतना कुछ लिखेंगे, मैं आपकी जगह होता तो मैं बिल्कुल नहीं लिखता। मैं पता कैसे करता क्वेश्चन को, वो तरीका भी साथ के साथ ना लेके चलिए। ये समझाने का तरीका एक अलग हो गया, देखिए, पर पेपर में ये काम नहीं करना। पेपर में तरीके से काम करना है, बेवकूफ़ी नहीं करनी पेपर के लिए। आइए ध्यान से देखते हैं मैं पेपर में क्या करता। ध्यान से देखिए, मैं पता क्या करता? राइट एंगल ट्रायंगल है बी पे, मैं बी पे राइट एंगल बना दिया। मुझे पता है BM ये √117, मैं इसे √117 करता, फिर मुझे पता लग गया ये भी √117, ये भी √117, 2 √117 है ना। अब मुझे पता है AB प्लस BC की वैल्यू ये है। अब मैं क्या करता? अगर मैं स्क्वायर करता तो मुझे पता है 900 आएगा। 900 में से कितना गया? 468। मैं राइट साइड में लिखता 432। ये किसकी वैल्यू आएगी? ट्वाइस ऑफ ABBC। ट्वाइस ऑफ ABBC का मतलब है 2 यूनिट की वैल्यू है। मेरे को किसकी निकालनी है? हाफ की निकालनी है। डिवाइड बाय 4 करूंगा, 108 आ जाएगा, खत्म। अब आप देखिए, इसमें और इसमें ही कितना फर्क है, दिख रहा है आपको? इसमें फर्क देखिए, फर्क आपके सामने है। और बल्कि इस बच्चे ने भी वही काम किया जो पिछले वाले बच्चे ने किया। ठीक है, तो मैं चाहता हूं अगर कॉन्सेप्ट आपके पास है, चीजें आपको क्लियर है, तो उसका बेस्ट यूटिलाइज करिए। ऐसा नहीं है आने के बाद भी बेवकूफ बन रहे हैं, बार बार पूरा पूरा लिखे जा रहे हैं। ठीक है, कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से MG टाइप करिए। बहुत बढ़िया। देखिए, यहां मैंने आपको क्या सिखाया? ज्योमेट्री के अंदर स्टेप स्किपिंग कैसे होगी, कैसे शॉर्टकट। देखिए, शॉर्टकट हवाबाजी में तो कुछ नहीं लग सकता, ठीक है, पर आप अपनी ही चीज को छोटा कैसे बना सकते हैं। देखिए, हमें किसी को ना एक्सप्लेन नहीं करना। मैं जब भी तैयारी करता था, मैं ये देखता था कि भाई आप अपना रास्ता खुद निकालो, आपको पेपर में खुद बैठना है। जब भाई तू पेपर में बैठेगा तो क्या इतनी राम कहानी पूरी लिखता रहेगा? क्या इनको लिखे बिना काम चल सकता है या नहीं चल सकता? ठीक है, अगर चल सकता है तो कोशिश कर कि ऐसी चीज निकाल जिससे तेरा ही समय बचे। अब जरूरी नहीं है कि जो चीज किताबों में अवेलेबल हो, जो चीज इंटरनेट पे अवेलेबल हो, वो ही चीज एग्जिस्ट करती हो। ठीक है, चीजें कहाँ से आती है? कोई ना कोई आदमी सोचता है, अपने आप निकालता है। तो आप अपना रास्ता अपने आप ही निकाल सकते हैं। ये कहीं लिखा थोड़ी है, आपको किसी एक किताब में नहीं मिलेगा मार्केट में कि ये लिखा है कि ऐसे ऐसे करिए। पर ये हमारा खुद का है ना, हमें अपना समय खुद बचाना है। अब मैंने ये देखा, मैंने क्वेश्चन कर रखा है पहले से, मुझे पता है फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है। कल की क्लास में भी मैंने एक क्वेश्चन कराया था। मुझे पता है स्क्वायर करूंगा तो 900 आएगा, 900 में से ये वाली हाइट घटा दूंगा तो 468, 468 घटाऊंगा तो 432। वैल्यू किसकी मिलेगी? इसके प्रोडक्ट के दुगने की। पर मेरे को क्या चाहिए? इसके प्रोडक्ट का आधा, यानी डिवाइड बाय 4 करना पड़ेगा, आंसर आ जाएगा। अब देखिए, मैं इस क्वेश्चन को पेन फ्री भी कर सकता हूं। ठीक है, पेन फ्री कैसे करूंगा? यही सब चीजें लगाऊंगा, दिमाग में कैलकुलेशन करूंगा। तो जो बच्चे ये कहते हैं कि भाई पेन फ्री नहीं हो सकता, बिना पेन के नहीं हो सकता, थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है, थोड़ा खुद पे भरोसा करिए। लास्ट तक जाते जाते देखिए आप ही कितनी सारी चीजें पेन फ्री करने लग जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। समझने के बाद ही शॉर्टकट आएगा भाई, पहले कैसे आ जाएगा? अगला क्वेश्चन है ये, बिल्कुल बेसिक पे, बिल्कुल बेसिक पे क्वेश्चन है।
अब क्वेश्चन देखिएगा कितना धांसू क्वेश्चन है, ये आपको एग्जाम में भी मिल सकता है। कई बच्चों को लगेगा कि यार ये गलत लिखा हुआ है क्वेश्चन, कुछ गड़बड़ है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, पर है बिल्कुल बेसिक पे। अब बीच बीच में ना कुछ कुछ प्रॉपर्टी में इंट्रोड्यूस ही करता रहूंगा, कैसे देखते रहिए देखते रहिए। अगर देखिए बात समझिएगा, अगर कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है यानी जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं, और कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस यानी समद्विबाहु, ठीक है, इसकी तीनों भुजाएं बराबर है, इसकी दो भुजाएं बराबर हैं। अगर इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा, दो बराबर हिस्सों में बांटेगा, इसमें भी परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा, दो बराबर हिस्सों में बांटेगा, ठीक है। इसमें तीनों एंगल बराबर हैं, इसमें केवल ये दो एंगल बराबर हैं, ठीक है, साथ साथ लेके आगे चलते रहेंगे, ठीक है। अगर मैं बात करूं, इसमें ये एंगल बाइसेक्टर है, इसमें भी ये एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। ये हमारी जानकारी हो गई इक्विलेटरल ट्रायंगल को लेकर और आइसोसेलेस ट्रायंगल को लेकर, ठीक है। यानी काफी सारी चीजें सेम है, बस फर्क केवल इतना है, इसके तीनों कोण बराबर होंगे, उसके दो कोण बराबर होंगे, बाकी सारी चीजें सेम ही है। देखिए आपके सामने ही है, उसकी दो भुजाएं बराबर है, ये दो एंगल बराबर, इसकी दो भुजाएं बराबर, दो एंगल बराबर, इसकी तीनों भुजाएं बराबर है। परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे दो बराबर हिस्सों में बांटेगा, परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे दो बराबर हिस्सों में बांटेगा। जो परपेंडिकुलर ड्रॉप होगा यानी जो लंब डाला जाएगा दो बराबर एंगल में बांटेगा, ये भी दो बराबर एंगल में बांटेगा। पहली चीज आपको ये क्लियर होनी चाहिए सभी को, ठीक है। अब मैं आता हूं आगे, यानी क्वेश्चन पे। अब मैंने ये चीज क्यों बताई आपको, कुछ लॉजिक रहा होगा यहां पर, इसलिए मैंने ये चीज बताई है, ध्यान से देखिएगा। क्या कह रहा है, एक त्रिभुज है जिसमें दो भुजाएं 41 है, तीसरी 18 है, ठीक है। साइड इंक्रीजेस नहीं, साइड मेजर्स, मैं लिख लेता हूं क्या लिखा है, मेजर्स होगा, हाँ मेजर्स है, ये इंक्रीजेस नहीं है, मेजर्स यानी जिसकी भुजा का मान, एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल ये है, 41 41 और x, इन दोनों का क्षेत्रफल समान है। ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल बेसिक पे क्वेश्चन है, कोई बहुत हाई फाई प्रॉपर्टी नहीं लगानी, बिल्कुल बेसिक सा लॉजिक लगाना है, ठीक है। ये 41 है, ये 41 है, ये 18 है, ये 41 है, ये 41 है, ये x है, दोनों का एरिया बराबर है, पर x 18 के बराबर नहीं है, तो x किसके बराबर है ये आपको बताना है, ये आपका क्वेश्चन है। कितने लोग क्वेश्चन समझे, पहले जल्दी से mg टाइप करिए जल्दी से, अगर आप क्वेश्चन समझ गए हैं तो। ठीक है, बहुत बढ़िया, पहले क्वेश्चन समझना जरूरी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए मजा आ जाएगा अभी आपको करने के बाद। अब कई बच्चे सोचते हैं यार ऐसा कैसे हो सकता है, ये 41 है, ये 41 है, ये x है, और ये 18 भी नहीं है, और ये बराबर है। बराबर होगा, कैसे होगा आइए देखते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। इसके लिए मैं अलग पेज लेता हूं एक, यहां पर है ना, ध्यान से देखिए। अगर ये 41 है, ये 41 है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा, ये 9 बन जाएगा, ये 9 बन जाएगा, ये अभी बताया मैंने, ठीक है। और अगर ये 9 आ गया तो ये 40 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। स्टार्टिंग में मैंने जब ट्रिगो कराया था मैंने आपको बताया था ये 40 कैसे आया, 9 का स्क्वायर करा मैंने 81, तो 41 में क्या जोड़े कि 81 आ जाए, 40 आ जाए, ठीक है, तो 40 आ गया, ये मैंने ट्रिगो के स्टार्टिंग में बताया आपको। अब ये ट्रायंगल कैसे बना है, देखिए इन दो टुकड़ों से बना ये ट्रायंगल, है ना, इन दो टुकड़ों से बना है ना ये ट्रायंगल, बिल्कुल बना है। 40 9 40 9। अब भाई ऐसा नहीं हो सकता, अगर मैं ये 41 कर दूं, ये 40 कर दूं, ये 9 कर दूं, तो क्या ट्रायंगल बदल जाएगा? ट्रायंगल नहीं बदलेगा, ट्रायंगल तो वही रहेगा, एरिया तो सेम रहेगा, बेस और परपेंडिकुलर का प्रोडक्ट सेम है तो एरिया सेम है। तो मैं इसको भी ऐसे ही कर देता हूं,
ठीक है, अब इसको अगर मैं कंबाइन करता हूं तो कौन सा ट्राइंगल मिलेगा? तो ट्राइंगल मिल जाएगा ये 41 41, ये 9, और ये क्या हो गया 40, ये तो 40, ये तो ये कितना आ गया 80 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 80 आ गई। 80 मेरा आंसर हो गया, खत्म कहानी, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए जल्दी से। ठीक है, आप लोग जो सोचते हैं ना कि आपके दिमाग में सबसे पहला पिक्चराइजेशन पता है क्या आता है, दिक्कत क्या है मैं बता देता हूं। ठीक है, दिक्कत ये है कि आपके दिमाग में सबसे पहले यह आता है कि अगर साइड इक्वल होंगी तो ही एरिया इक्वल होगा। ठीक है, पर ऐसा नहीं है। एरिया के फॉर्मूले में आता क्या है, एग्जाम में बहुत आराम से होगा भाई, ऐसे ऐसे धांसू क्वेश्चन कराऊंगा, आपको मजा आ जाएगा। आपको ये लगेगा एग्जाम वाले क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं है, बच्चों वाले हैं, बच्चों वाले बिल्कुल बता रहा हूं। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अभी मैंने आपको बताया एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट, है ना। अब भाई इस पे डिपेंड कर रहा है ना ये, जब तक ये कांस्टेंट रहेगा एरिया कांस्टेंट रहेगा, बिल्कुल कांस्टेंट रहेगा, डेफिनेट रहेगा। अब भाई b इंटू एच कॉन्स्टेंट है। अब यहां पर देखिए, अब b इंटू एच, यहां b इंटू एच क्या था 18 चौक 72, यहां क्या था 80 निम 72, यानी 720 यहां पर था 720 यहां पर था। तो बेस इंटू हाइट तो कांस्टेंट है, तो क्यों नहीं इक्वल हो सकता, डेफिनेट इक्वल हो सकता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर आते हैं, है ना। देखिए काफी बच्चों के कमेंट आ रहे हैं, हिला दिया दिमाग को, बहुत अलग सा कॉन्सेप्ट है ये वो। ठीक है, कॉन्सेप्ट अलग नहीं है, बिल्कुल अलग नहीं है, हमारी परसेप्शन अलग है। हम ना बहुत लिमिटेड चीज को देखते हैं और हमें लगता है वो ज्योमेट्री है। हम कभी कभी बहुत मुश्किल क्वेश्चन देखते हैं, हमें लगता है वो पेपर में आएगा। एग्जामिनर बेसिक को अटैक करता है हमेशा, हमेशा मैक्सिमम केस में बेसिक को अटैक करेगा, और ये बिल्कुल बेसिक पे क्वेश्चन है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक पे, कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता ये क्वेश्चन इतना आसान होगा, पर देखने में बहुत अचंबा लग सकता है। ठीक है, एग्जामिनर की साइकोलॉजी ऐसी ही रहती है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, चलिए सही है। अब देखिए क्वेश्चन आपके सामने क्या है, ध्यान से देखिए। त्रिभुज ए बी सी में बी ए सी 15 है, अगर बी ए सी 15 यानी एंगल ए 15 है। ठीक है, अब यहां से आपको देखिए, कई बार ना बच्चों को डायग्राम बनाने में कंफ्यूजन होती है, ध्यान से देखिएगा। यहां पर कौन सी दो साइड बराबर दे रखी हैं, ये सी साइड है, ये ए साइड है। सी और ए साइड बराबर है, तो सी और ए एंगल भी बराबर होंगे। अगर ए एंगल 15 है तो सी एंगल भी 15 होगा। तो मैं सीधा ये बनाता हूं, इसको सी लिख देता हूं, इसे ए लिख देता हूं, इसे बी लिख देता हूं। ये 15 हो गया और ये भी 15 डिग्री हो गया। ठीक है, ये कितना आ गया 120 आ गया, 120 कह रहा हूं, 150 डिग्री आ गया। ठीक है, तो सबसे पहली चीज है डायग्राम को एकदम तुरंत बनाना। अब ऐसा नहीं है कि आप बार बार बना रहे हैं काट रहे हैं, यहां पर ध्यान से देखिए। ए बी का मतलब क्या होता है भुजा सी, बी सी का मतलब क्या होता है भुजा ए। ए एंगल अगर 15 है तो सी एंगल भी 15 होगा। अब दो एंगल 15-15 है तो तीसरा 150 होगा। जब मेरे दिमाग में तीसरा 150 आ गया तो मैं अधिक कोणीय त्रिभुज बनाऊंगा ना, और उधर 150 बनाऊंगा, एक को 15 दूसरे को 15। ठीक है, तो मेन बात है ये कंस्ट्रक्शन सबसे पहले। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसका सॉल्यूशन मैं दो तरीके से निकाल सकता हूं। यहां पर उसने बोला ए बी की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, अगर ये 10 तो ये भी 10, क्योंकि दोनों भुजाएं बराबर हैं, क्योंकि एंगल इक्वल है। तो एक तो फॉर्मूला लग गया ये कि हाफ इंटू ए बी इंटू साइन 150। साइन 150 का मतलब क्या हो गया 1/2 हो गया। अब साइन 150 अगर आपका 1/2 हो गया तो आंसर कितना आ गया मेरा 25 आंसर आ गया, 25 मेरा आंसर हो गया। ठीक है, दूसरा तरीका एक और देखिए, ध्यान से देखिएगा। अगर ये 10 है, ये भी 10 है, ये 150 है ना। अगर ये 150 है,
अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं यहां पर, इस चीज की भी आदत डालिए, ठीक है, कंस्ट्रक्शन अपने आप ही करना, वैसे आगे डल जाएगी अपने आप ही करते करते। अगर ये 150 है तो ये कितना आएगा, 30 आएगा। ये 90 है, अगर 90 के सामने 10 है तो 30 के सामने क्या होगा, 5 होगा। हमने पढ़ा है ना ट्रिगो में तो मैंने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराए हैं। 90 के सामने जो चीज होती है 30 के सामने उसकी आधी होती है। 90 के सामने अगर 10 है तो 30 के सामने 5 हो जाएगा। अब इसका एरिया निकालना है तो क्या, हाफ इंटू बेस कितनी है इसकी, 10 है, और इसकी हाइट कितनी है, हाइट ये होती है ऑब्ट्यूज एंगल की, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल की, यानी अधिक कोणीय त्रिभुज की। तो आंसर कितना आ गया, आंसर आपका 25 आ गया। 25 मेरा आंसर हो जाएगा। दोनों में से आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं। कितने लोगों को बात क्लियर हो गई है, जल्दी से MG टाइप करिए, फिर बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं सब मैं करा दूंगा क्लास में ही। इस बैच के बाद कभी कोई बैच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, मैं डेफिनेट कह रहा हूं। पर इस बैच को बहुत सीरियस होके करिए, बहुत सीरियस होके। चलिए, साइन 150 डिग्री भाई, 15 15 ये 150, साइन 150 डिग्री की वैल्यू मैंने निकालनी सिखाई है, साइन 180 माइनस 30 साइन 30, ठीक है। बेस देखिए, आप ध्यान देखिए, यहां पर कई बच्चों को दिक्कत हुई होगी, मैं समझ गया। दिक्कत पता क्यों हुई है, आप जब ये पढ़ते हैं ना अधिक कोणीय त्रिभुज, आप हाफ बेस इंटू हाइट की बात करें, अगर ये बेस है, हाइट क्या है, व्हाट इज हाइट, आप हाइट किसको लेंगे, अधिक कोणीय त्रिभुज में ये हाइट होती है, ये जो बनेगी इसे हाइट बोलते हैं। इस ट्रायंगल की हाइट ये है। जैसे मैंने अभी इस वाले क्वेश्चन में इस प्रॉपर्टी में बताया था मैंने कि भाई इसके अंदर जितने भी त्रिभुज बनेंगे सबकी हाइट सेम रहेगी। यानी अगर इसकी हाइट की बात करें, इसी ट्रायंगल की हाइट की, तो वो कौन सी हाइट है, ये है, ठीक है। अगर मैं इसके अंदर एक और ट्रायंगल बना लेता हूं, मान लेते हैं ये, तो इस ट्रायंगल की हाइट क्या है, इसकी भी यही है। अगर मैं इस ट्रायंगल को ऐसे बनाता हूं तो इस ट्रायंगल की हाइट क्या है, इसकी भी यही है। और अगर मैं बीच वाला ट्रायंगल बनाता हूं तो इसकी भी यही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये। अब देखिए, बहुत शानदार क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। क्वेश्चन बढ़िया इसलिए भी है क्योंकि इनवर्स दिख रहा है ऑप्शन के अंदर, जिसको देख के काफी बच्चे घबरा जाते हैं। काफी बच्चे सोचते हैं कि आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन आ गया, इनवर्स पे आ गया, इनवर्स पे तो पेपर में आ नहीं सकता, पेपर का ही क्वेश्चन है, ठीक है। और इनवर्स पे क्वेश्चन मैंने ट्रिगो में भी आपको कराए हैं, ठीक है, तो ध्यान रखना है। आइए देख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, वो बात अलग है कि बच्चा पहली बार देखते ही अपना पेशेंस खो दे और उसे लगे नहीं यार ये क्वेश्चन नहीं करना, ये तो कुछ उल्टा सीधा ही होगा इसके अंदर, ठीक है। तो वो उल्टा सीधा ना पेपर में नहीं लगने दूंगा मैं, सब उल्टा सीधा क्लास में लगवा दूंगा जितना भी है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, एक त्रिभुज है ये 7 और 12, इसकी साइड हो गई, इनके बीच का कोण थीटा हो गया और इसका एरिया कितना है 14। अगर मैं सॉल्व करता हूं तो हाफ इंटू 7 इंटू 12 इंटू साइन थीटा बराबर हो गया किसके, 14 के, ठीक है। 7 से ये कट गया, 7 दूनी 14, 2 6 12, साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 1/3, है ना। अब मैंने एक बात बताई थी आपको, अगर साइन थीटा 1/3 है तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन इनवर्स 1/3, ठीक है, ये हो जाएगी। पर क्या ये आपको ऑप्शन में नजर आ रहा है कहीं, मुझे कहीं नहीं नजर आ रहा। एग्जामिनर ने चलो कम से कम ये तो होशियारी करी, ठीक है, कि इनवर्स पे क्वेश्चन तो दिया, पर वही जो चीज मैं करता वही एग्जामिनर ने भी करी। मुझे इसलिए अच्छा लगा क्योंकि माइंड टेस्ट करना चाहिए ना, आप इतनी अच्छी जॉब के लिए जा रहे हैं, माइंड की थिंकिंग एबिलिटी है नहीं तो आप सोचिए ना क्या होगा, आप काम ही नहीं कर पाएंगे वैसे एटमॉस्फेयर में। इसलिए दिमाग का खुलना बहुत जरूरी है। अब साइन थीटा की वैल्यू 1/3 नहीं है तो हो सकता है साइन की जगह कॉस हो, सेक हो, कुछ इस तरीके से दे रखा हो। अगर साइन थीटा की वैल्यू 1/3 है तो कॉस थीटा कितना आता है, नीचे तो 3 आएगा, ऊपर क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 1, 8 का रूट यानी 2√2, ठीक है, 2√2 आ जाएगा, ये आ गया। ये आपकी कॉस थीटा की वैल्यू हो गई। पर क्या ये भी वैल्यू गिवन है आपको, थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स, एक सेकेंड हो जाइए मैं ऑप्शन देख लेता हूं, ये 3/2√2 है ये
है ना, मुझे यही लग रहा था गड़बड़ है कुछ। ठीक है, तो क्या कॉस थीटा की वैल्यू 2√2/3 दिख रही है आपको? नहीं नजर आ रही। सेक थीटा की वैल्यू 3/2√2 नजर आ रही है? बिल्कुल नजर आ रही है। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? सेक इनवर्स 3/2√2। ये मेरा आंसर हो गया, खत्म कहानी। ठीक है, तो बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ये भी हो सकता है कि 10 दे रखा हो, ये भी हो सकता है कि कॉड दे रखा हो, तो वो आपको देख के प्रेडिक्ट करना पड़ेगा। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करें, जल्दी से, फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये GC, एक सेकंड रुक जाइए, 2 बार क्यों दे रखा है भाई ये? GC2, GA 2√3, GB 2√2, GC 2√2 दे रखा है। चलो जाइए, ये हटा देता हूं मैं, GC2 है। ठीक है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम का ही क्वेश्चन है, मुझे अच्छे से ध्यान है। ठीक है, अब G केंद्रक है ABC का, ध्यान से समझिएगा। अगर मैं कोई ट्रायंगल बनाता हूं ABC, अगर G केंद्रक है, केंद्रक किसके साथ बनता है? माध्यिका के साथ बनता है। ये आ गया आपका, है ना। अब ध्यान से देखिएगा, अब मुझे ना एक चीज पता है, आपको भी ये चीज पता है कि 2:1 में बांटता है ना, पता है ना आपको। अगर GA की वैल्यू 2√3 है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3√3, क्योंकि 2 की वैल्यू 2√3 है तो 3 की वैल्यू 3√3। अगर GB की बात करें, ये 2√2 है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा? ये 3√2 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ऐसी GC आपको दे रखा है 2, ये आपको 2 दे रखा है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा? ये पूरा आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों माध्यिका की लंबाई आ गई। अब आप सोच रहे होंगे सर माध्यिका की लंबाई क्यों निकाली है? मैं आपको एक चीज बताता हूं, मैंने आपको पिछली क्लास में एक प्रॉपर्टी कराई थी कि किसी भी त्रिभुज का अगर एरिया निकालना है तो वो एरिया निकलेगा माध्यिका के साथ 4/3 ऑफ M1, M2 और M3। किसी माध्यिका के द्वारा जो त्रिभुज बनाया जाएगा उसके एरिया से 4/3। ये प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी। अब ऐसी प्रॉपर्टी याद होंगी धीरे 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 करके इस्तेमाल करके। अब मेरे पास 3 मीडियन कौन से हैं? 3, 3√2 और 3√3। अगर मैं ध्यान से देखूं, 3 मीडियन कौन से हैं आपके पास? 3√3, 3√2 और 3। ठीक है, अगर मैं इससे ट्रायंगल बनाता हूं तो मैं पता है क्या ऑब्जर्व कर रहा हूं? ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। अब मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने ऑब्जर्व किया या नहीं किया, मुझे दिखा, मुझे कैसे दिखा ये भी समझिएगा। मैंने 3 हटा दिया सबका, तो क्या दिख रहा है? ये दिख रहा है 1√2 और √3। क्या आपको इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर के बराबर नजर नहीं आ रहा? नजर आ रहा है। तो नजर रखिए शार्प, नजर आनी चाहिए चीजें, चीजें उसी के अंदर होंगी सारी। पर मेन बात है कितने लोग इसे राइट एंगल ट्रायंगल समझ पाए। ठीक है, अब मैं आगे आता हूं, अब मैं इसका एरिया निकालता हूं, हाफ बेस इंटू हाइट और इंटू 4/3। 3 से 3 कट गया, 4 से 2 कटा तो कितना आ गया? 6√2 आ गया। 6√2 मेरा आंसर हो गया। ठीक है, कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। आइए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और लेंगे, एक क्वेश्चन और लेंगे। एक सेकंड, इसमें तो कुछ दे ही नहीं रखा, रुक जाइए मैं लिख देता हूं। अच्छा डायग्राम है, डायग्राम दे रखा है आपको, ये A B C D
40 डिग्री और 40 डिग्री। ठीक है, आपको निकालना क्या है, डीसी निकालना है, आपको डीसी निकालना है, ये डी है। बिना पेन के करने वाला क्वेश्चन है, देखिए बिना पेन के करने वाला। ध्यान से देखिए, अब ये मुझे क्या नजर आ रहा है, ये मुझे एंगल बाइसेक्टर नजर आ रहा है ना, आप सभी को भी आना चाहिए कि भाई ये कौन समद्विभाजक है, ये बना हुआ ए बी और ए सी। ए बी कितना है, 6 है, ए सी कितना है, 9 है। अब मैंने आपको जो बात बताई थी वो ध्यान रखिएगा, मैंने बोला था कि कभी भी एंगल बाइसेक्टर है, जो अनुपात इनका होगा वही अनुपात इनका होगा। बहुत सीधी सी बात भाई, इसका अनुपात कितना है, 2:3। 2:3 का मतलब कितना हुआ, 5 यूनिट हो गई टोटल, और वो 5 यूनिट इस टोटल के बराबर होगी। ये टोटल कितना है, 8 है। तो मैं अगर आपसे बोलूं, दिमाग में नहीं कर सकते आप ये कि 5 यूनिट की वैल्यू अगर 8 है, आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, डीसी। डीसी की तरफ कौन सा था, डीसी की तरफ 3 था, तो 3 की वैल्यू कितनी आएगी, 5 से 8 कैसे आता है, 16 गुना 80, 1.6। तो 3 का 16 गुना करूंगा 4.8 आ जाएगा। 3 की वैल्यू मेरी 4.8 आ गई। पर मैं आगे से ना इसे लिखूंगा नहीं, आप में से काफी बच्चे इसकी प्रॉपर्टी बना के लिखते हैं 6/9 = BD/DC, फिर वैल्यू पुट करते हैं और फिर आंसर निकालते हैं। वो गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है, जल्दी से MG टाइप करिए। देखिए आगे भी बहुत क्वेश्चन मिलेंगे आपको ऐसे। एक बार रिपीट कर देता हूं, ध्यान से देखिएगा। ये ट्रायंगल है आपके सामने, ये बाइसेक्टर है। एंगल से मतलब नहीं है मुझे, 6 और 9, बस ये पता है एंगल बाइसेक्टर है। तो अनुपात कितना हो गया, 2:3 का हो गया। यानी ये भुजा भी ना 2:3 में बटेगी। अगर ये 10 होता, ध्यान से देखिए, अगर ये 10 होता तो मैं क्या करता, 5 की वैल्यू 10, तो 2 की 4, 3 की 6, मैं सीधा कर देता, आंसर आ जाता। पर ये 10 नहीं है, ये 8 है। यानी 5 की वैल्यू कितनी हो गई, 8 हो गई, 1.6 टाइम। तो अगर मुझे ये निकालना है तो कितना आता, 1.6 टाइम। ये निकालना है तो कितना आता, 1.6 टाइम। तो आंसर हो जाता 4.8। मुझे लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। उम्मीद करते हैं क्लास आपको बढ़िया लगी हो। ठीक है, मिलेंगे आपसे कल। कल आपकी एक्स्ट्रा क्लास है एक, कल की क्लास आपकी 10:30 बजे है। ठीक है, 10:30 बजे हम मिलेंगे। ठीक है, कल 12 बजे क्लास नहीं है, कल 10:30 बजे है। देखिए है ना, सुबह क्लास है 10:30 बजे। कल मिलते हैं, ज्योमेट्री को आगे कंटिन्यू करते हैं। जितनी भी चीजें करा रहा हूँ हर चीज को सीरियसली लेके चलिए। एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा पेपर के अंदर, एक भी बता रहा हूँ। ठीक है, पर हर चीज को बहुत सीरियसली लेना है। मिलते हैं कल। ठीक है, प्रॉपर्टीज भाई सबकी इकट्ठी डाल दूंगा और कोशिश करूंगा पहले ही सारी डाल दूं तो और भी बढ़िया है ना। जय हिंद भाई।